हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का एक तरफा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे 300 प्लस एमसीक्यू। तो 300 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो यदि आप लोग जो है टेट पास करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने अपना टेट इस बार क्रैक करना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो रेगुलर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन किया था, यानी इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं एक काल में, दो कालों में, तीन कालों में, चार कालों में। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है चार कालों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो वे चार काल है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है शिव सिंह सरोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो शिव सिंह सरोज लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, और लिखा गया था, कब लिखा गया था भाई? 1883 में। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं गारसा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार है भाई गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1800 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से या फिर 1947 ईस्वी से। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आधुनिक हिंदी का विकास काल माना गया है 1900 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवा द ला लिटेरब्यूट एंडवे हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवा द ला लिटेरब्यूट एंडवे हिंदुस्तानी, ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और किसने लिखा है भाई? ये लिखा है फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान गारसा दत्तासी ने लिखा है आपका इस्तवा द ला लिटेरब्यूट एंडवे हिंदुस्तानी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं भक्ति काल, वीर गाथा काल में, भारतेंदु काल में, द्विवेदी काल में। तो जल्दी से आपको चूज करना है, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर लीजिएगा किस काल में हुआ आपके हिंदी निबंध साहित्य का विकास। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी निबंध साहित्य का विकास जो है ये हुआ था आधुनिक काल में। ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आधुनिक काल बोले तो भारतेंदु काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल के या फिर जयशंकर प्रसाद के। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा।
तो द्विवेदी युग जो है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या फिर रसखान। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगला क्वेश्चन है भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त कौन सी शाखा है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या फिर उपर्युक्त तीनों। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त अगली शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ऑप्शन नंबर सी ए बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं संवत 1600, संवत 1580, संवत 1602 या फिर संवत 1650। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अष्टछाप की मंडली की स्थापना हुई थी संवत 1622 भाई। संवत 1602 दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। तो संवत 1622 में हुई थी अष्टछाप की मंडली की स्थापना, जो ईस्वी सन में आता है 1565 ईस्वी। और इसकी स्थापना अष्टछाप की मंडली की स्थापना किसने की थी। तो अष्टछाप की मंडली की स्थापना की थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। तो अगला क्वेश्चन है सत्यनारायण कवि रत्न का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं भ्रमर गीत सार, भ्रमर दूत, काव्य मंजरी या फिर साहित्य लहरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सत्यनारायण कवि रत्न का प्रसिद्ध खंड काव्य है भ्रमर दूत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है। ऑप्शन दे रखे हैं सफ अग्रिम, सफा पवित्र, सुफा अरब की जाति विशेष या फिर विद्वानों में मतभेद है। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में जो है विद्वानों में मतभेद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परंतु सर्वमान्य तथ्य ये है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति बोले तो सूफ शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है ऊन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रीति काल के कवि है। ऑप्शन दे रखे दिनकर, पद्माकर, नंददास या फिर हरिऔध। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो रीति काल के कवि है पद्माकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपके जो दिनकर है ये आधुनिक काल के कवि है, जो नंददास है ये भक्ति काल के कवि है और हरिऔध भी आपके आधुनिक काल के कवि है। तो अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, गीत गोविंद या फिर सूरदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो विद्यापति की पदावली पर जो है गीत गोविंद का प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गीत गोविंद ग्रंथ जो है ये किसका है। ये संस्कृत के महान कवि जयदेव का ग्रंथ है। तो अगला क्वेश्चन है प्रेम मार्गी कवियों ने किस प्रेम की महत्ता स्वीकार की है। ऑप्शन दे रखे हैं अलौकिक, लौकिक, दैहिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रेम मार्गी कवियों ने जो है अलौकिक प्रेम की महत्ता स्वीकार की है। अलौकिक प्रेम बोले तो ईश्वरीय प्रेम। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, नंददास, विद्यापति या फिर मीराबाई। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की पदावली से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों को पूरा करने का भार किसे दिया था। ऑप्शन दे रखे अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, पृथ्वीराज के पुत्र को या फिर अन्य कवि को। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों को पूरा करने का भार अपने पुत्र जलहण को दिया था। उनके पुत्र का नाम था जलहण। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों को पूरा करने का भार दिया था अपने पुत्र जलहण को।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो वे 3 भाग है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की किस विद्या को नवीन दिशा प्रदान की है? ऑप्शन दे रखे हैं पत्र साहित्य, रिपोर्टजी, यात्रा वृत्तांत या फिर साक्षात्कार। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की यात्रा वृत्तांत विद्या को नवीन दिशा प्रदान की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राहुल सांकृत्यायन जी को यात्रा साहित्य का जनक और पितामह कहा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।